Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on protection and security in operating system. Students, जैसा कि हमने अभी तक बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर की तरह से वर्क करता है। रिसोर्स मैनेजर यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल हैं, वो सभी चीजें जिनको कि यूज करके हमारी प्रोसेसेस, हमारे प्रोग्राम्स आगे एग्जीक्यूट होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। जैसे कि सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, फाइल्स हैं। इन सभी को यूज करते हुए कंप्यूटर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स आती हैं, कंप्यूटर में फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सभी अपना काम करती हैं। जितनी भी टास्क हैं, जो भी टास्क हम परफॉर्म करती हैं, वो सभी टास्क जिन रिसोर्सेज को लेके काम करती हैं, उन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अब बात आती है कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं, जो हमारी फाइल्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फीचर्स अवेलेबल हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के, इसके क्या क्या सिक्योरिटी गोल्स हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटेक्शन होता क्या है। तो हम पहले एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम समझेंगे कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी गोल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस चाहे वो यूजर प्रोसेसेस हो या सिस्टम प्रोसेसेस हो, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। Processes in operating system must be protected from one another activities, protection and security, which is measure of confidence that the integrity of a system and its data will be preserved. Internal protection of number no use if the computer system is accessed by unauthorized individual who can remove some important file or insert a virus into the system and make it non functional. हमें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी किस चीज से प्रोवाइड करानी है? हमें इंटरनली भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है सिस्टम की फाइल्स को। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे सिस्टम को एक्सेस ना करे। हमारे सिस्टम में जो फाइल्स हैं, जिनको प्रोसेस करने के बाद में हमने स्टोर किया है, उन फाइल्स को, हमारी प्रोसेसेस को एक्सेस ना कर सके, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिमूव ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके, और साथ ही साथ किसी भी तरह का वायरस या वर्म हमारे सिस्टम में आके हमारे सिस्टम की फंक्शनलिटी को इफेक्ट न कर सके। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी चीजों में हमें हेल्प कर सकता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी गोल्स। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के गोल्स क्या क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में? द प्रोटेक्शन टू बी एनफोर्स्ड इन अ सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग गोल्स। जो प्रोटेक्शन हम सिस्टम में लगा रहे हैं, उसके क्या क्या गोल्स हैं, इन गोल्स को समझते हैं पहले एक एक करके। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड इनेबल द यूजर टू सेफ्टी शेयर कॉमन लॉजिकल एड्रेस स्पेस सच एज files, etc. It should also enable the user to share a common physical address space, such as memory, in such system. The goal should be to prevent accidental and intentional destructive behavior. पहली चीज जो आती है वो आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ये अलाउ करता है कि वो लॉजिकल, हमने दो तरह की मेमोरी के अंदर स्पेसेस पढ़े थे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये लास्ट चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया था। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जैसे कि फाइल्स हैं, या फिजिकल एड्रेस स्पेसेस जैसे कि मेमोरी में मेमोरी है आपकी।
तो इनको कॉमनली शेयर करना अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप रीड ओनली फॉर्मेट में फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही आप इसके अंदर फिजिकल एड्रेस स्पेसेस में फाइल्स को भी, जो आपकी मेमोरी है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो पहला गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि एक्सीडेंटली या इंटेंशनली किसी भी तरह से उन फाइल्स को, उन सिस्टम में फाइल्स को या मेमोरी को कोई भी अनऑथराइज पर्सन शेयर ना कर ले या एक्सेस ना कर ले। तो पहली सिक्योरिटी तो हमें वहां पर प्रोवाइड करानी है। सेकंड, प्रोटेक्शन कैन improve reliability by detecting latent error at the interface between component subsystems. A protection oriented system provide means to distinguish between authorized and unauthorized user. सेकंड जो गोल होता है वो होता है कि हमें रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करनी है, और ये डिस्टिंग्विश करना है कि हु इज द ऑथराइज्ड एंड हु इज द अनऑथराइज्ड। थर्ड जो आता है वो आता है इसमें एंश्योर फेयर एंड रिलायबल रिसोर्स यूजेस। ईच प्रोग्राम component active in the system should use the system resources only in accordance with certain policies. थर्ड जो आता है वो आता है हमें रिलायबल रिसोर्सेज यूज करने हैं हर प्रोग्राम के लिए। जो कंपोनेंट हम सिस्टम में यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज होने चाहिए। इस चीज का क्या मतलब है, जैसे कि हम पायरेटेड चीजें यूज ना करें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करें, रिलायबल रिसोर्सेज यूज करें। हम कई बार अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर डालते हैं, कम पैसों में डल जाए, फ्री में डल जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो वहां पर सिक्योरिटीज के जो फीचर्स हैं वो नहीं होते, और उनकी वजह से वायरसेस और ये सब भी हमारे सिस्टम में ज्यादा अटैक करते हैं। तो हम क्या करें, फेयर एंड रिलायबल रिसोर्सेज का यूज करें। तो ये हमारे गोल हैं सिक्योरिटी के लिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन। डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन क्या कहता है, अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब रिसोर्सेज। हमारे कंप्यूटर सिस्टम, ये पहली क्लास से ही बात हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम किस किस चीज का कलेक्शन है, प्रोसेसेस का और रिसोर्सेज का। ये दो चीजें हमारे सिस्टम में शुरू से बात करते आ रहे हैं हम, दो काम हो रहे हैं, एक तो प्रोसेसेस है और दूसरे रिसोर्सेज हैं। प्रोसेसेस रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना काम कर रही हैं। ऑब्जेक्ट मींस हार्डवेयर ऑब्जेक्ट सच एज सीपीयू, डिस्क, मेमोरी, एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट सच एज फाइल, प्रोग्राम्स एंड सीमेफोर्स। तो रिसोर्सेज हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं और रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं। यहाँ रिसोर्सेज को हम ऑब्जेक्ट के नाम से भी कह रहे हैं। फिर आता है इसमें ईच ऑब्जेक्ट है स्पेशल नेम। हर ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल नाम होता है। द ऑपरेशन दैट आर पॉसिबल मे डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है और जो पॉसिबल है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। वो जो भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो रिसोर्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, on CPU can be only execute on memory can be read or written, disk can be read and written, data file can be created, deleted, open, read, written and closed। ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे सीपीयू है, मैंने आपको बताया हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे सीपीयू है, सीपीयू क्या कर सकता है, केवल एग्जीक्यूट कर सकता है कुछ। मेमोरी है वो क्या कर सकती है, उसके ऊपर आप रीड कर सकते हैं मेमोरी में से कुछ, या कुछ राइट कर सकते हैं। डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जिस पे आप वर्क करते हैं, हार्ड डिस्क को आप रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई डेटा फाइल है, डेटा फाइल को क्या कर सकते हो आप, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो,
ओपन कर सकते हो, डेटा फाइल को रीड के अलावा राइट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये कई सारे ऑपरेशन आप फाइल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, और जिस तरह का रिसोर्स होता है उसी तरह का ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किया जाता है। A process should allow to access only those resources it has been authorized to access। हर प्रोसेस को सभी रिसोर्सेज को एक्सेस करने का राइट नहीं होता। हर प्रोसेस को अलग अलग राइट्स होते हैं। कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है, कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है, और उसको किस तरह से एक्सेस कर सकती है वो राइट भी अलग होते हैं। जैसे कोई प्रोसेस एक रिसोर्स को रीड ओनली फॉर्मेट में एक्सेस कर सकती है, वहीं दूसरी प्रोसेस उसको राइट भी कर सकती है। कोई अदर प्रोसेस है वो उसको एग्जीक्यूट भी करा सकती है। तो हर प्रोसेस के अलग अलग राइट्स होते हैं हर रिसोर्स को एक्सेस करने के। तो पहले तो ये चेक किया जाता है कि क्या प्रोसेस ऑथराइज्ड है एक्सेस करने के लिए, और जब उसका ऑथराइजेशन चेक हो जाता है, अगर वो ऑथराइज्ड है तो किस वे में वो एक्सेस कर सकती है, फिर ये चेक किया जाता है इसमें। At any time, a process should be able to access only those resources that it currently required to complete its task। किसी भी टाइम पर कोई प्रोसेस तभी एबल होती है किसी रिसोर्स को देखने के लिए जबकि उसे उस पर कोई टास्क परफॉर्म करनी होती है। हर समय हर कोई रिसोर्स को हर प्रोसेस एक्सेस नहीं करती। जब किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जब किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो सीपीयू है, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, या कि आपकी कोई भी फाइल है, जब भी किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है, तो वो प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है, और वो रिसोर्स अगर अवेलेबल होता है तो उस प्रोसेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज करती है, अपना काम कंप्लीट करती है, टर्मिनेट होती है, या अगले आगे का किसी और वर्क को करती है, और उस रिसोर्स को वो क्या करती है, फ्री कर देती है, जिससे कि वो रिसोर्स फर्दर किसी और प्रोसेस के काम में आने लगता है। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि रिसोर्स हर समय किसी प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं होते। जब किसी प्रोसेस को कोई काम, कोई टास्क कंप्लीट करनी होती है, तभी वो प्रोसेस को वो रिसोर्स एक्सेस होते हैं, तभी उस प्रोसेस को वो रिसोर्स मिलते हैं। This second requirement need to know principle, so that it should be able to access the resource which is currently need। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होती है, नीड टू नो प्रिंसिपल। नीड टू नो प्रिंसिपल क्या होता है, इट शुड बी एबल टू एक्सेस द रिसोर्स विच इट करंटली नीड। सेकंड होती है प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले हम ये देखें कि जाने कि किस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। जिस रिसोर्स की करंटली नीड है वही रिसोर्स उस प्रोसेस को प्रोवाइड किया जाए। जिस रिसोर्स की नीड नहीं है वो रिसोर्स उस प्रोसेस को प्रोवाइड नहीं किया जाए। अब यहाँ पर हम एक वर्ड को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेस राइट्स। तो ये एक्सेस राइट्स क्या होते हैं, हम एक बार इनको समझते हैं पहले। एक्सेस राइट्स क्या है, प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू दोज रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे सिस्टम में उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, विच मे बी करंटली यूज्ड बाय द प्रोसेस। जो भी रिसोर्सेज प्रोसेसेस यूज कर रही हैं उनको हम क्या करा रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ईच डोमेन डिफाइन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पर, रिसोर्सेज, एंड टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट मे बी इन्वॉक्ड ऑन ईच ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे पहले कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे।
The ability to execute an operation on an object is access right. ये जो एबिलिटी है कि कौन से ऑपरेशन किस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सेस राइट। यानी कौन सा ऑपरेशन किस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म हो सकता है, इसको हम बोलेंगे दिस इज द एक्सेस राइट। अ डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सेस राइट, यानी ये डोमेन क्या है, कलेक्शन है एक्सेस राइट्स का। दिस मीन दैट डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमा राइट पेयर। यानी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं डोमेन को, डोमेन किसका सेट है ऑब्जेक्ट का और राइट्स का। यानी कौन सा ऑब्जेक्ट और उसके साथ में क्या राइट है, इस चीज का जो पेयर है, इस चीज का जो सेट है, वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। राइट रेफर टू द ऑपरेशन दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय अ प्रोसेस ऑन द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। राइट क्या होते हैं, राइट वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि किसी प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस रिसोर्स के ऊपर। इस रिसोर्स को, जैसे किसी भी रिसोर्स को आपने यूज किया, जैसे किसी फाइल को के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं किसी फाइल को, तो रीड ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं आप, कौन सा राइट है आपको, रीड करने का राइट है। तो राइट क्या है, वो ऑपरेशंस है जो कि कोई प्रोसेस इन्वॉक करती है, वो ऑपरेशंस हैं जो कि कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के ऊपर इन्वॉक करती है। These rights are also known as access rights of a particular process on the corresponding objects. इन राइट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस राइट्स भी बोलते हैं, कि इस प्रोसेस को, एक पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को ये पर्टिकुलर एक्सेस राइट है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि हमने कहा इस फाइल के ऊपर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ये एक्सेस राइट्स दिए हुए हैं। तो जो जो ऑपरेशन वो प्रोसेस उस रिसोर्स के ऊपर अप्लाई कर सकती है, वो सभी क्या कहलाएंगे, उसके एक्सेस राइट्स कहलाएंगे। अगर मैं मेमोरी को यूज कर रही हूँ, इसकी प्राइमरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर मैं जो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, वो क्या कहलाएंगे, मेरे एक्सेस राइट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन डी, उसमें क्या है, डेटा फाइल है जो कि रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। प्रोसेस है जो एक डोमेन एग्जीक्यूट कर रही है, और उसमें क्या है, एक डेटा फाइल है जिसको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो रीड और राइट क्या हो गया, रीड और राइट क्या है इसमें, एक्सेस राइट्स हैं। और रिसोर्स क्या है इसमें, डेटा फाइल है। हम दो चीजों का सेट लेते हैं ना, ऊपर बताया था डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट पेयर। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डेटा फाइल, और राइट्स क्या है, रीड एंड राइट। तो डेटा फाइल के ऊपर क्या दो राइट्स हैं, रीड और राइट। तो इट कैन परफॉर्म ओनली रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन द डेटा फाइल नेम्ड एफ। तो हम एफ नाम की डेटा फाइल पर सिर्फ रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसके एक्सेस राइट्स हैं। The association of a process with a domain may be static और dynamic। इसके ऊपर जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस पे डोमेन्स जो है वो कैसे हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं। प्रोसेस जो है, प्रोसेस का एसोसिएशन कैसा हो सकता है डोमेन के साथ में, स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब डिफरेंस को समझ लीजिए एक बार। It is static if the set of resources available to the process is fixed throughout the process lifetime। यानी अगर किसी प्रोसेस को जो सेट ऑफ रिसोर्सेस दिए गए हैं, वो प्रोसेस के पूरे लाइफ टाइम फिक्स्ड रहेंगे, यानी एक बार जो रिसोर्सेज मिल गए, वही रिसोर्सेज हमेशा के लिए पूरी प्रोसेस की लाइफ टाइम के लिए फिक्स रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक। और इन डायनामिक एस्टेब्लिशिंग dynamic protection, domain is more complicated than establishing static protection domain।
डायनामिक वाला जो होता है वो स्टैटिक वाले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. If the static association protection can be implemented by strictly adhering to the need to know principle, this implies that the domain should keep changing at different instance of processes execution as and when there is a change in the use of resources by this process. डायनामिक वाले, डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है, रन टाइम पर. तो रन टाइम पर यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं. स्टैटिक वाले में तो सेट ऑफ रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं किस प्रोसेस के लिए वो फिक्स रहेगा पूरे लाइफ टाइम. तो यहाँ पर आप नीड टू नो वाला प्रिंसिपल लगा सकते हैं, जो भी बात की थी हमने कि आपको पहले से पता होगा कि कौन कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, वो पहले से पता है. कौन सी प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए पहले से पता है, और उसकी बेसिस पे वो रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, है ना, कब कौन से रिसोर्सेज चाहिए. लेकिन अगर आपको पहले से नहीं पता, डायनामिक यानी कि रन टाइम पर आपके पास में रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और वो चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज चेंज हो सकते हैं, कभी कोई भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो उस कंडीशन में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर अ प्रोसेस पी दैट नीड रीड एक्सेस ऑन अ डिस्क इन वन फेज एंड राइट एक्सेस इन अनदर फेज. अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक प्रोसेस है हमारे पास में पी, जिसे क्या जरूरत है, रीड करने की जरूरत है. डिस्क पे से वो क्या कर रही है, रीड कर रही है. फर्स्ट फेज में तो वो क्या कर रही है, रीड करने का काम कर रही है, और सेकंड फेज में वो क्या कर रही है, राइट कर रही है. देन द फर्स्ट फेज, द डोमेन शुड इंक्लूड ओनली रीड एक्सेस राइट ऑन द डिस्क. शुरू शुरू में तो क्या होगा, डिस्क के साथ में रीड वाला एक्सेस राइट चलेगा. एंड इन द लेटर फेज द डोमेन शुड बी मॉडिफाइड टू कंटेन डिस्क राइट. और सेकंड फेज में क्या हो जाएगा, डिस्क के साथ में राइट वाला डोमेन राइट चलेगा. तो यहाँ पर एक्सेस राइट्स ही चेंज हो गए. स्टार्टिंग में कुछ और चल रहा था, बाद में कुछ और चल रहा है. तो ये यहाँ पर एक्सेस राइट्स फिक्स नहीं रहते. स्टैटिक वाले में आपको पहले से पता है फिक्स एक्सेस राइट्स रहेंगे, पूरे लाइफ टाइम वही चलेंगे. डायनामिक वाले में एक्सेस राइट्स चेंज हो सकते हैं. In dynamic, a process can switch from one domain to another. डायनामिक वाले में प्रोसेस एक डोमेन से दूसरे डोमेन के बीच में स्विच कर सकती है. A new domain may be created with the changed content and the process may be switched to new domain. इसके अंदर प्रोसेस एक डोमेन में काम कर सकती है और उसके बाद में फिर दूसरे डोमेन के अंदर चेंज कर सकती है. अ डोमेन कैन बी रियलाइज्ड इन अ वेराइटी ऑफ वे. डोमेन को हम कैसे समझ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम डोमेन को समझ सकते हैं. ईच यूजर में बी अ डोमेन, हर यूजर डोमेन हो सकता है. A set of objects that can be accessed depend on the identity of the user. Set of objects यानी objects क्या है यहाँ पर, resources. तो set of objects यानी set of resources that can be accessed, जितने भी resources हैं जिनको कि हम access कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर सकते हैं, यूजर की आइडेंटिटी पे डिपेंड कर सकते हैं. यानी एक यूजर क्या क्या रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, इस पे भी डिपेंडेंसी हो सकती है. जैसे कई बार आप एक्सेस करते हो तो एक्सेस करने में बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती है यूजर डिपेंडेंट होती है. जैसे मैं कोई फाइल एक्सेस कर रही हूँ, मैंने लॉगिन कर रखा है, तो कुछ फाइल मैं एक्सेस कर सकती हूँ, जबकि कुछ फाइल्स मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं होती. कोई और है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास में राइट्स हैं, वो बहुत सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है. कोई और थर्ड पर्सन है, उसके पास दूसरे राइट्स हैं, वो कुछ और फाइल्स को एक्सेस कर सकता है. तो यहाँ पर यूजर डिपेंडेंट भी हो सकती है फाइल की एक्सेस करना. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी रिसोर्सेज हैं, और वो यूजर की आइडेंटिटी पे भी डिपेंड कर सकते हैं. डोमेन स्विचिंग अकर व्हेन द यूजर इज चेंज्ड, when one user log out and another is log in.
जब यूजर चेंज हो जाएगा, लॉगिन, एक यूजर लॉग आउट कर देगा, दूसरा यूजर लॉगिन करेगा, तो अगर यूजर चेंज होते हैं तो डोमेन भी चेंज हो जाते हैं। डोमेन के अंदर क्या आएगा, एक्सेस राइट्स आएंगे, तो एक्सेस राइट्स भी चेंज हो जाते हैं। सपोज करिए आपका कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर सारी डिटेल्स स्टोर्ड हैं और सेंट्रलाइज सिस्टम है, डेटाबेस जो वो सेंट्रलाइज्ड है, तो सारी फाइल्स जो वो सबके एक्सेस में नहीं होती हैं। अब सपोज करें फैकल्टी है, फैकल्टी को स्टूडेंट का डेटा देखना है, तो उन्हें स्टूडेंट का क्या डेटा देखना है, स्टूडेंट की डिटेल्स देखनी है, मार्क्स देखने हैं, और ये सारी डिटेल्स देखनी है। स्टूडेंट की फीस देखनी है, फीस सबमिट हो गई है ये देखना है, लेकिन फीस कि जमा करानी है ये काम उनका नहीं है, ये काम किसका है, अकाउंट सेक्शन का है। तो ये काम, ये वाली फाइल रीड ओनली फॉर्मेट में तो ओपन हो सकती है फैकल्टी के पास में, लेकिन राइट फॉर्मेट में ओपन नहीं होगी। तो अगर फैकल्टी लॉगिन करेगी तो फैकल्टी के पास में राइट ओनली फॉर्मेट में ये अकाउंट्स वाली फाइल कभी भी ओपन नहीं होगी। अकाउंट सेक्शन के पास में आपके मार्क्स की फाइल से कुछ लेना देना नहीं है, आपके मार्क्स की फाइल सारे आपके फैकल्टी डिपार्टमेंट में होंगी, उनके पास में आपके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स ओपन होंगी, या किसी भी स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल्स है तो जो आपकी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल है वो अकाउंट्स में ओपन होंगी, या कोई एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है, पेरोल है, उससे रिलेटेड डिटेल्स अकाउंट्स में होंगी। बाकी उसकी जो डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को, एचआर की डिटेल है एचआर में ओपन होंगी, अकाउंट की डिटेल है अकाउंट में ओपन होंगी, जो उसकी एकेडमिक डिटेल्स हैं वो उसके डिपार्टमेंट में ओपन होंगी। तो हर किसी को हर किसी इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो जो लॉगिन करेगा, जो यूजर अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करेगा, उसको उसी से रिलीवेंट एक्सेस राइट्स होंगे, उसको उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओपन होगी। तो जैसे ही जो यूजर लॉगिन करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसी डोमेन में एंट्री मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस राइट्स मिलते हैं। जैसे ही कोई एक जगह सिस्टम सेम भी है तो भी नेटवर्क तो कनेक्टेड है सारा आपस में, उसी सिस्टम पर अगर कोई दूसरा यूजर लॉगिन करता है, पहला यूजर लॉग आउट कर देता है, तो दूसरा लॉगिन जैसे ही होगा पहले यूजर के एक्सेस राइट्स हट जाएंगे और नए यूजर के लॉगिन के हिसाब से एक्सेस राइट्स सेट हो जाएंगे, डोमेन चेंज हो जाएगा। तो डोमेन की एक डेफिनेशन तो कैसी हो गई, यूजर वाइज हो गई। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड, ईच यूजर मे बी अ डोमेन, ये हमने अभी पढ़ा। हर यूजर क्या हो सकता है, एक डोमेन हो सकता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, इस चीज को कैसे करेंगे। आगे देखते हैं इसमें, द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सेस डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोसेस। जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस भी डोमेन की तरह से हो सकती हैं, और हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी रिसोर्सेज हैं वो प्रोसेस की आइडेंटिटी पे भी डिपेंड कर सकते हैं। डोमेन स्विचिंग अकर व्हेन वन प्रोसेस सेंड अ मैसेज टू अनदर प्रोसेस एंड देन फॉर अ रेस्पॉन्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर राइट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर अगर स्विचिंग कब होगी, डोमेन स्विचिंग जब एक प्रोसेस कोई मैसेज सेंड कर रही है, आपने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था, एक प्रोसेस जब मैसेज सेंड कर रही है दूसरी प्रोसेस को और फिर वेट कर रही है कि पहली प्रोसेस रेस्पॉन्स दे, जब तक वो प्रोसेस रेस्पॉन्स देगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट्स चेंज हो सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि प्रोसेसेस जो है वो डोमेन की तरह से वर्क करें यहाँ पर। तीसरा क्या हो सकता है, ईच प्रोसीजर में भी अ डोमेन, हर प्रोसीजर हर फंक्शन जो है वो एक डोमेन की तरह से वर्क करे। द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सेस्ड correspond to the local variable defining writing the procedure. Domain switching occur when a procedure call is made. Domain switching कब हो सकती है, जब कोई फंक्शन के लिए कॉल किया जाए, और जब फंक्शन के लिए कॉल हो तब क्या हो, राइट्स चेंज हो सकते हैं। वो फंक्शन जिस तरह का कॉल किया गया है उसके अकॉर्डिंग डोमेन राइट्स चेंज किए जा सकते हैं। तो ये तीन अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं डोमेन की। पहली, यूजर डोमेन हो सकता है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, प्रोसेसेस डोमेन हो सकती हैं,
थर्ड चीज क्या हो सकती है, प्रोसीजर में भी अ डोमेन, प्रोसीजर्स डोमेन हो सकते हैं। प्रोसीजर की वजह से यानी फंक्शंस की वजह से फंक्शन कॉल हुआ, उसकी वजह से चेंज हो सकता है। प्रोसेसेस की वजह से हो सकता है, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को मैसेज पास कर रही है, उससे चेंज हो सकता है। या यूजर की वजह से हो सकता है, एक यूजर लॉग आउट कर रहा है, दूसरा लॉग इन कर रहा है, तो चेंज हो सकता है। तो ये तीन रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से डोमेन चेंज हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आती हैं आपकी इसमें एक्सेस मैट्रिक्स। एक्सेस मैट्रिक्स मॉडल जो होता है वो क्या कहता है, द एक्सेस मैट्रिक्स मॉडल इज द पॉलिसी फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन एंड हैव सेवरल इम्प्लीमेंटेशंस सच एज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एसीएल एंड कैपेबिलिटी लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स जो होती है एसीएम, वो दो कैटेगरीज में डिफाइन की जाती है, दो कैटेगरीज हैं उसकी। इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहली जो होती है वो होती है एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और दूसरी जो होती है वो होती है capability list. It is used to describe which user have access to what object. The access matrix control consists of four major part. Access control matrix हम किस लिए बनाते हैं, ये हम इसलिए बनाते हैं ये बताने के लिए कि कौन से यूजर को किन रिसोर्सेज के लिए को एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूजर किन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, ये शो करने के लिए हम एक्सेस मैट्रिक्स बनाते हैं। और एक्सेस मैट्रिक्स को हम दो तरह से बना सकते हैं, आइदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और कैपेबिलिटी लिस्ट। अब एक्सेस मैट्रिक्स जो बनाते हैं उसमें फोर कंटेंट होते हैं, फोर चीजों से मिलकर बना होता है, फोर मेजर पार्ट है। अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे रिसोर्सेस। अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स क्या है हमारे जो भी यूजर्स हैं या जो भी आप लेके चल रहे हो इसमें, प्रोसेसेस हैं, यूजर्स हैं, जो भी आप इसमें लेके चलेंगे। अ फंक्शन दैट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टाइप, a matrix itself with the object making the column and the subject making the rows। तो ये हम चार पार्ट लेके चल रहे हैं। कैसे बनाएंगे एग्जाम एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स का, इस तरह से मैट्रिक्स बनती है। एक साइड में आप ऑब्जेक्ट्स को शो करते हो, एक साइड में आप सब्जेक्ट्स को शो करते हो। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू किया। ऑब्जेक्ट्स क्या है, जैसे इंडेक्स एचटीएमएल फाइल है, जावा की फाइल है, ये आपने यहाँ पर लगानी शुरू कर दी। पीक्यूआरएस फाइल है, जे फाइल है। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट्स को लगाना शुरू कर दिया, एबीसी एक पर्सन है, जेड एक्स वाई जेड एक पर्सन है, इस तरह से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बताएंगे कि किसको किस चीज का राइट है, एबीसी को किसका राइट है, एक्स वाई जेड को क्या क्या देखने का राइट है, इस तरह से। In the cell where a subject and object meet the right the right the subject has on the object. In figure show an example axis matrix. An axis matrix has several standard operation. इनमें क्या क्या operations perform होती हैं, entry of a right into a specified cell, रिमूवल ऑफ राइट फ्रॉम स्पेसिफाइड सेल, इसमें एक नए राइट की एंट्री कर सकते हैं किसी भी सेल में, जैसे यहाँ खाली है तो यहाँ पर नई एंट्री की जा सकती है। किसी सेल से राइट को हटाया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को हटाया जा सकता है। रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से हटाया जा सकता है। ये ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इन फिगर यूजर as a subject and states that ABC can read, write, execute and copy the index HTML file XYZ can only read। इसमें देखो एग्जांपल दिया है ये D1 D2 D3, रीड राइट एग्जीक्यूट आउटपुट, यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर डोमेन्स हैं, किसके ऊपर क्या क्या राइट्स है। D1 जो है फाइल 1 के ऊपर रीड और राइट का राइट्स है। D1 को फाइल 2 पे एग्जीक्यूट कराने का राइट है। D1 को प्रिंटर पर आउटपुट का राइट है। ऐसे ही D2 को फाइल 1 पर कोई राइट नहीं है, D2 को फाइल 2 पर एग्जीक्यूट कराने का राइट है, D2 को प्रिंटर के ऊपर कोई राइट नहीं है। D3 को फाइल 1 पर कोई राइट नहीं है, D3 को फाइल 2 पर रीड और राइट का राइट है, D3 को प्रिंटर पर आउटपुट का राइट है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्सेस मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह से हमने ऊपर जो बनाई थी यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। एबीसी जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, यहाँ पर राइट्स दे रखी है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को एक्सेस कर सकती है। पीक्यूआरएस को एक्सेस कर सकती है, जे को एक्सेस कर सकती है, ये पीएस को एक्सेस कर सकती है, यहाँ पे इसको कोई राइट्स नहीं है।
तो इस तरह से इनको क्लेरिफाई करके यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? It provide an appropriate mechanism for defining and implementing strict control for both the static and dynamic association between processes and domains. ये क्या करती है? एक appropriate mechanism देती है किसके लिए? डिफाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक कंट्रोलिंग के लिए, जिससे कि स्टैटिक या डायनामिक किसी भी तरह का एसोसिएशन क्यों ना हो प्रोसेसेस और डोमेन के बीच में। तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है जिससे कि हम प्रॉपरली डिफाइन कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं हम डोमेन्स को और प्रोसेसेस को। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? मैकेनिज्म मस्ट बी एनफोर्स्ड टू प्रोटेक्ट द एक्सेस मैट्रिक्स देन स्लीव्स फ्रॉम चेंजेस। एंड सेकंड क्या है इसमें? एक्सेस मैट्रिक्स आर inefficient for storage of access rights in a computer system because they tend to be large। ये काफी बड़ी भी होती है, इसलिए स्टोरेज की वजह से थोड़ा सा इनएफिशिएंट कहा जाता है इनको। तो ये इनके प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद में सिक्योरिटी में क्या क्या किस किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, सिक्योरिटी थेफ्ट्स क्या क्या हैं, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हमने जो डिस्कस किया वो था कि प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी गोल्स क्या हैं हमारे। एक बार आज का पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें आज डिस्कस की हैं हमने। प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के गोल्स क्या होते हैं, डोमेन क्या है प्रोटेक्शन का, डोमेन कौन से होते हैं, एक्सेस राइट्स क्या है हमारे, ये कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं। एक्सेस राइट्स क्या होते हैं, एक्सेस मैट्रिक्स क्या होती है, ये बेसिक टर्म्स हैं जिनको कि आज हमने प्रोटेक्शन में डिस्कस किया है। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।